हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आज हम लोग अध्याय 4 पढ़ेंगे। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इसका नाम क्या है? क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा होता है? ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। हमने क्या बताया कि वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक। और यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, ये 4 हो गए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हो गए। और सबसे पुराना वेद देखिए क्या है, सबसे पुराना वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। कब हुई थी? 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। कितनी ज़्यादा? 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र, सोम। मतलब 3 देवता कौन कौन से महत्वपूर्ण होते हैं कि अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम जो होता है ये एक पौधा है। तो अग्नि जो होता है ये देखिए, तो क्या है कि हमने क्या बताया कि इसमें 3 देवता का बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? अग्नि है, इंद्र है, सोम है। अग्नि आग के देवता होते हैं और इंद्र जो होते हैं वह युद्ध के देवता हैं। और सोम क्या है? एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बनाया जाता था। तो 3 हो गए, ठीक। 2 देवता हो गए, एक क्या हो गया? पौधा हो गया। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो वैदिक प्रार्थनाएं हैं उनकी रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, ठीक है। और क्या है कि अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। मतलब ऋग्वेद की भाषा जो है वो क्या कहलाती है? प्राक संस्कृत। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। मतलब जो सूक्त सिखाते थे ये कौन थे? पुरुष थे। कब? वैदिक के समय, ठीक है। और क्या है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों के इन्हें अक्षरों और शब्दों, ये वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता कौन थे? इसको सीखने और सिखाने वाले कौन थे? पुरुष थे। ज़्यादातर वहाँ पर पुरुष थे, ठीक है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा कैसी कहलाती है? ये प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। मतलब जो स्कूल में संस्कृत पढ़ी जाती है उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत यूरोपीय ब्रैकेट में है, भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं हैं। जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनके कई शब्द एक जैसे थे, ठीक। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। मतलब मात्र जो है ये शब्द क्या है? मात्र शब्द संस्कृत है, माँ क्या है? हिंदी है, और मदर जो है ये अंग्रेजी शब्द है, ठीक। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? इसके बारे में देखते हैं। और उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में
तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ठीक, और उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। ठीक, आगे देखते हैं इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों, मतलब विश्वामित्र नामक जो ऋषि थे, वो क्या है कि देवियों के रूप में जो 2 नदी थी, व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। ठीक, कौन कौन सी नदी? व्यास और सतलुज। ठीक, आगे देखते हैं। इन 2 नदियों को मानचित्र में खोजें और फिर पढ़ें। ठीक है, ऋग्वेद की पांडुलिपि एक पन्ना, ये क्या है? ऋग्वेद की पांडुलिपि है, उसका क्या है? एक पन्ना है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि, तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि जो लिखने का काम किया जाता था वह भुर्ज वृक्ष की छाल पर किया जाता था। पांडुलिपि जो है कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। आगे देखते हैं कि विश्वामित्र और नदियाँ। ठीक, विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। फिर इसके आगे देखते हैं नदियाँ। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? फिर मतलब ये दोनों लोग की बातें हो रही हैं। इसमें फिर विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल से हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख किया गया है। तो ये जो प्रार्थना है, इसमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया गया है, ये चीज़ बतानी है। ठीक है, ये देखिए है ना, हे बहनों, तुम मुझ गायक की प्रार्थना सुनो, और सुनो रथ और गाड़ियाँ, मतलब गाड़ियों से मैं बहुत दूर से आया हूँ। किससे? रथ और गाड़ियों से। तो आगे देखते हैं कि मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। जो घोड़े होते थे वह रथ में। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों जिसमें तो खासकर पुत्रों, ठीक है, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता है।
था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जैसे चारागाह, जैसे जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थान सेना नहीं होती थी। ठीक है, कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। ठीक है, और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। फिर आगे देखते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। ये प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि जनता या पूरे समुदाय के लोग शब्दों का इस्तेमाल होता था। मतलब जनता या पूरे समुदाय के लिए क्या होता था? दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, मतलब जन और विष। ठीक है, विष जैसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम ऋग्वेद में मिलते हैं? देखिए, ये थोड़ा सा समझ लीजिए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन बन भी सकते हैं कि जनता या पूरे समुदाय के लिए कौन से दो शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। क्या था? एक था जन और दूसरा था क्या था? जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष। पहला जन, दूसरा विष, जिससे विष शब्द से क्या निकला है? वैश्य शब्द निकला है। क्या है? ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष और यदुजन या विष, मतलब ये क्या है? विष मतलब वैश्य, विष का अर्थ था वैश्य, वैश्य जो है विष से निकला हुआ है। ठीक है, तो यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास मतलब स्त्रीलिंग, इसका मतलब दास का स्त्रीलिंग क्या हो गया? दासी हो गया। शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया गया था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। ठीक है, अब देखते हैं खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ठीक है, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ में मतलब इस चित्र को देखो, ये देखिए, इसके आगे बढ़ रहे हैं। ये शिलाखंड महापाषाण, मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। इसके पहले हम लोग पूरा पाषाण पढ़े थे। पूरा पाषाण का अर्थ मतलब था पूरा मतलब प्राचीन, और पाषाण का अर्थ था पत्थर। ठीक है, तो महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े
करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, और ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंड को ढो कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों के पास किस्म के मिट्टी के बर्तन मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। मतलब जो मृतक दफनाए जाते थे वह किससे, खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। इसमें देखिए ये क्या है, ऊपर जो ये बना हुआ है फिगर, इसको देखिए कि इस तरह के महापाषाण के ताबूत, ये जो ताबूत इस मतलब एक तरीके से बनते थे, ताबूत सावधान मतलब क्या है, शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। अब आगे देखते हैं कि क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान, ये सब महापाषाण में मिले हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं लोहे की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी की खोज को खोजो, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग तो दूसरे अनुयायी। मतलब ये था कि वहाँ पर जो दफनाया जाता था, जो शव दफनाए जाते थे व्यक्ति की, तो उसमें क्या होता था कि उसमें कुछ चीज़ें उसमें साथ में दफनाई दी जाती थी। जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, और क्या है, सोने के मनके हो गए, शंख हो गए, मतलब कई चीज़ें उसमें दफना दी जाती थी। तो कुछ लोग ये मानते थे कि यही परंपरा के अनुसार है। कुछ लोग मानते थे कि जिनके पास जितना होता था, जैसे कुछ अमीर हैं तो उनके पास सोने के मनके ये सब रहे होंगे तो वो लोग ये दफनाए होंगे। कुछ गरीब हैं तो उस परिस्थिति के अनुसार अपने इस तरीके से वो दफनाए होंगे। ठीक है, कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, कौन सा गांव है, इनाम गांव है। ठीक है, इनाम गांव को खोजो, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्या है, इनाम गांव, इनाम गांव, यह हाँ, इनाम गांव को खोजो, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की एक जगह है। ठीक है, और इस जगह पर
3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उसका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास ही रखे जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। ठीक, आगे देखते हैं क्या बताते हैं हम कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के अध्ययन पर बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच का कोई बड़ा फर्क नहीं होता। ठीक है, क्या यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब जैसे जिस हिसाब से लड़के लोग जो सामान यूज़ करते थे, उस हिसाब से जो पुरुष यूज़ करते थे, उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकता था कि ये कंकाल जो है पुरुष का है। और अगर जो सामान कुछ सामानों के आधार पर जो स्त्रियाँ यूज़ करती हैं उनके पास रखा होता था, तो इस आधार पर हम अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये पुरुष का कंकाल है या स्त्री का। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार महिला का कंकाल मान लिया जाता था, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। ठीक है, कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। कौन, मतलब कितने साल पहले? 2000 साल पहले एक चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। मतलब चरक ने कौन सी किताब लिखी थी? चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम लिखी थी। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्हें इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? ठीक है, अब आगे देखते हैं। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर कटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्रित की जाती थी। आगे देखते हैं। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। ठीक है, कल्पना करो तुम 3000 वर्ष पहले इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? आगे देखिए, उपयोगी शब्द क्या है इसमें? वेद है, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा। और ये सूक्त इसमें मिलाना है कि सूक्त क्या है, रथ क्या है, यज्ञ, दास, महापाषाण। तो महापाषाण क्या है इसको देखिए। और ये इस मतलब जैसे सूक्त हो गया, सूक्त अभी हम बताए हैं आगे कि सूक्त क्या था। और रथ क्या है, ठीक है, और यज्ञ क्या है, और दास क्या है, महापाषाण मतलब दास क्या है, जैसे गुलाम हो गया। महापाषाण क्या है? महापाषाण ये क्या है कि महा मतलब महान और पाषाण, ठीक है, सजाए गए पत्थर, ठीक है, महापाषाण। और रथ क्या है? निम्नलिखित को सुमेल करो। सूक्त क्या है?
रथ क्या है? यज्ञ, दास, महापाषाण। ठीक है, तो महापाषाण क्या है? युद्ध में महापाषाण का अर्थ हो गया, क्या हो गया? सजाए गए पत्थर। और दास क्या हो गया? गुलाम हो गया। यज्ञ क्या है? ये एक अनुष्ठान है। और दास हो गया। और क्या है? रथ क्या है? युद्ध में प्रयोग किया जाता था। और सूक्त क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। तो ये सब इसका मिलान करना था। अब आगे देखिए कि वेदों की रचना का प्रारंभ, ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो इसमें यूज़ हुई हैं, मतलब इसमें लिखी गई हैं। क्या है कि वेदों की रचना का आरंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ था। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुआ। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक, क्या बताया था हमने? चरक संहिता। ठीक है, जो चरक थे वो क्या, उन्होंने चरक संहिता, एक मतलब क्या है कि चिकित्सा पर आधारित किताब है। ठीक है, तो ये क्या, 2000 साल पहले। ठीक, और ये सब हैं, और चर्चा करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें कुछ। ठीक, और ये चैप्टर भी समाप्त होता है। और देखिए इसको जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म करके, हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जितने प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ही, लेकिन आप लोग पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिस सेट करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है।